हेलो दोस्तों, पंचायती राज की सीरीज़ में जो कि हम लोग हरिराम पटेल के 9th एडिशन की बुक से कवर कर रहे हैं, उसी में हम आज देखने वाले हैं अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपवन। ये एक अलग से इसमें टॉपिक है और इसके अलग से क्वेश्चन भी हैं। इसमें इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन सब देखने वाले हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है क्योंकि इसके लिए एक अलग ही उपवन लागू होता है अनुसूचित क्षेत्रों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए ना अलग से धारा है और अध्याय भी है, मतलब इसका अध्याय है और धारा है भी है। ठीक है, तो ये ना छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में अध्याय 14 का में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 14 का इसको नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 14 का में है और इसके अलग से वो है प्रावधान है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में इसका प्रावधान है ना। और 14 का ना है, अध्याय 14 का में है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध 129 का से 129 चा के बीच में है, मतलब इनके लिए अलग से धारा भी है ना। तो 129 का में क्या है, परिभाषा है। ठीक है, खा में, खा मतलब क्या है, बी। 129 बी में क्या है, गठन है, वहाँ पे भी गठन ही होता था। और 129 गा मतलब सी में क्या है, कार्य एवं शक्तियाँ हैं। देखो वहाँ पे शक्तियाँ जी में थी लेकिन यहाँ पे सी में है। जी सी का दोनों सेम ही है, थोड़ा सा ऐसा ही सी बन के फिर ऐसे करके होता है ना, तो ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे शक्तियाँ सी में दिया हुआ है। और ग्राम पंचायत के कार्य ना यहाँ पे डी में दिया हुआ है। किसमें, डी में दिया हुआ है, घा में दिया हुआ है ग्राम पंचायत के कार्य। और आरक्षण जो है ना ये ई में दिया हुआ है। ठीक है, ई में दिया हुआ है। और जनपद तथा जिला पंचायत की जो शक्तियां हैं ना वो एफ में दिया है। यहाँ पे वहाँ पे निहरताएँ था एफ में और यहाँ पे ना शक्तियाँ दिया है एफ में। 129 च में एफ में शक्तियाँ दिया है और 129 ड में ना स्थानों का आरक्षण दिया है। ठीक है, आरक्षण किस में दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है ई में या फिर डा में। कार्य जो है वो डी में दिया है। कार्य एवं शक्तियाँ मतलब ग्राम सभा के कार्य और शक्तियाँ, देखो कार्य और शक्तियाँ अलग है, शक्तियों को ज़्यादा इस पे फोकस करना। तो शक्तियाँ किस में दिया है, सी में दिया है। गठन बी में दिया है और का में परिभाषा दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब देखो, हाँ ये भी तो पता होना चाहिए ना कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित जो अनुच्छेद है एक अलग से, अनुच्छेद 244, क्या नाम है, अनुच्छेद 244 अनुच्छेद में दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, अब इस अनुसूची में भारत के किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध लागू है। मैंने पेशा आपको पढ़ा चुका है ना, तो पेशा इसमें लागू है। और संविधान के अनुच्छेद 244 में दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 14 का में दिया हुआ है। किसमें, अध्याय 14 का में दिया हुआ है और इसके लिए अलग से धाराएं भी है ना। तो 14 का में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध और 129 का में परिभाषा, 129 खा में गठन, ग या सी में क्या है, शक्तियाँ हैं और डी में क्या है, कार्य हैं और ई में क्या है, आरक्षण है और एफ में क्या है, शक्तियाँ हैं। देखो ये ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ था और ये जनपद तथा जिला पंचायत की कार्य तथा शक्तियाँ हैं ना, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखो हम यहाँ पे हम लोग धारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसमें और ये क्या क्या बोलता है ये भी देखते हैं। तो धारा 129 का, ठीक है, धारा 129 का में क्या है, परिभाषा दिया हुआ है। तो ग्राम सभा से क्या बोला, अभी ग्राम सभा की परिभाषा दिया है। तो ग्राम सभा से अभिप्रेत ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन नामावलियों में सम्मिलित, मतलब कि वहाँ पे जो निर्वाचन होता है ना, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो नाम में जो सम्मिलित हैं व्यक्तियों के समूह को क्या बोलेंगे, ग्राम सभा बोलेंगे, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के आवासों का छोटे गाँव का समूह होगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के आवासों का छोटे से गाँव का समूह होगा। ग्राम से अभिप्रेत मतलब ग्राम से अभिप्रेत क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतः आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांव का समूह को ना क्या कहा जाएगा, ग्राम सभा कहा जाएगा।
अब 129 खा मतलब बी में गठन बोला है, ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन। तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा कि गठन होगा, ये ग्राम सभा होगा, तो ये राज्यपाल जारी करेगा। कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा। लेकिन संख्या एक ग्राम में ना एक से अधिक ग्राम सभा का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है। देखो ये इम्पॉर्टेंट है और ये अलग है। ऐसा हमने पढ़ा है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में भी और मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया है कि एक गांव में एक ही ग्राम सभा होगी, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव है, ठीक है, एक गांव है ना, उसमें एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। वो चाहे तो ज़्यादा ग्राम सभा भी आयोजित कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा अधिसूचना के द्वारा। और एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बातों को। शामिल गांव कौन से होंगे इसमें? ऐसे ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम सभा क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांव का जो समूह है ना, इसमें क्या होगा? शामिल होगा। गण पूर्ति देखें, है ना, तो गण पूर्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गण पूर्ति ना ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों की, है ना, 1/3 सदस्यों की गण पूर्ति होगी, जिसमें कम से कम 1/3 महिला सदस्य होगी। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में ना पहले देखो नॉर्मल क्षेत्र में कैसा होता था, ग्राम सभा की गण पूर्ति 1/10 से होता था। मतलब अगर 100 है तो उसमें 10 लोग आ गए तो गण पूर्ति हो गया। लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें अगर ग्राम सभा के लिए गण पूर्ति के लिए क्या चाहिए? 1/3 चाहिए। मतलब 100 में 33.33 या फिर 34 लोग चाहिए, है ना, गण पूर्ति होने के लिए। और वहाँ पे बोला गया था कि 1/10 में 1/3 महिला होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/3 में 1/3 महिला होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो गण पूर्ति 1/3 है उसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए टोटल में से, है ना। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसकी जो ग्राम अनुसूचित क्षेत्र है ना वहाँ की ग्राम सभा की अध्यक्षता ना पंचायत पदाधिकारी करेंगे। पंचायत पदाधिकारी जैसे सपोज नहीं करेंगे, पंच सरपंच उप सरपंच के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? उनमें से ही जो भी लोग उपस्थित हैं उनमें से एक को चुना जाएगा और वो उसकी अध्यक्षता करेगा, है ना। तो ग्राम सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं जो अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी से होगा, किंतु वह कोई पंचायत पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच और पंच नहीं होगा। पंच, सरपंच, उप सरपंच तो चुने जाएंगे, है ना, लेकिन उन लोग अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है, ग्राम सभा की। या ग्राम सभा का सदस्य जो तत्समय उपस्थित हो, मतलब ग्राम सभा का जो सदस्य है ना वो जो उस समय उपस्थित हो वो अध्यक्षता कर सकता है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य है। अब देखो ग्राम पंचायत के सदस्य में कौन आते हैं? ग्राम सभा में तो पूरे लोग आ जाते हैं जो हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में कौन आते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्य में पंच आते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं ना वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कई सारे लोगों को। ग्राम पंचायत का मतलब तो लोग होते हैं। अब इन्होंने तो बोला था कि लोगों में से एक को चुना के खड़े होंगे और वो करेंगे, या फिर चुने जाएगा फिर वहाँ से करेंगे। ग्राम सभा लोगों से मिलके बनता है, वहाँ की जनरल लोगों से जो 18+ है। लेकिन ग्राम पंचायत जो है वो पंच से मिलके बनता है ना। तो पंच से मिलके बनता है तो पंच, सरपंच, उप सरपंच तो उनकी अध्यक्षता करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, ग्राम पंचायत उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो वो धारा 129 गा, ठीक है, ये सी है। इसमें ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य दिया हुआ है। किसी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के धारा 7 के अधीन, कौन से? धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगे। शक्तियाँ और कृत्य हैं, क्या क्या इनकी शक्तियाँ और कृत्य हैं अनुसूचित क्षेत्रों में? तो व्यक्तियों की परंपराओं तथा रूढ़ियों को सुरक्षित तथा संरक्षित करना। मतलब जो परंपरा जो चलाए आ रहे हैं, जैसा वो लोग जी रहे हैं, जैसे वो रूढ़ी, मतलब जो भी रूढ़ी मतलब क्या है? रूढ़ीवादी मतलब पुरानी सोच, जो भी उनकी पुरानी सोच है उसको संरक्षित रखना। उनकी सांस्कृतिक पहचान एवं सामुदायिक साधनों को सुरक्षित तथा संरक्षित करना। उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है और सामुदायिक साधन है उनको भी सुरक्षित तथा संरक्षित रखना। विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना। मतलब जो विवाद का जो निराकरण है ना वो अपने ढंग से जो पहले करते आ रहे थे उसको सुरक्षित और संरक्षित रखना। ग्राम के क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंध करना। मतलब जो प्राकृतिक स्रोत है, पेड़ पौधे, जंगल,
जंगल और साथ ही ना नदी नाले तालाब उनके प्रबंध करना ना, साथ ही साथ में ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है का प्रबंध करना, ये सब का प्रबंध करना वही सब ग्राम सभा ही करेगा। स्थानीय योजनाओं व जनजातीय उपयोजनाओं के स्रोतों और व्ययों का नियंत्रण करना, जो स्थानीय जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और जनजातीय उपयोजना चलाई जा रही हैं उनके स्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना। ऐसे कृत्य जैसे राज्य सरकार तस्मै प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे, मतलब राज्य सरकार जो भी उसको जो काम देता है उसको करना, ठीक है, तो ये इसका कार्य है। उसके बाद में आता है धारा 129 घ, ठीक है, का खा ग घ, ठीक है, तो ये क्या होगा, कृत्य, ग्राम पंचायत के कृत्य, तो ये डी में होगा, ठीक है, 129 डी में होगा, ठीक है। अब ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है का प्रबंध करना, ये कार्य है उनके, है ना, पशु मेला जो है उनका क्या है, प्रबंध करना। स्थानीय संस्थाओं व जनजातीय उपयोजना के स्रोतों और व्यय पर नियंत्रण करना, है ना, उनका जो खर्चा होता है उस पर नियंत्रण करना और उप योजनाओं के स्रोतों और व्यय पर नियंत्रण रखना। ऐसे कृत्य जिसे राज्य सरकार तस्मै प्रवृत्त किसी विधि के अधीन हो उसे प्रदत्त करे, मतलब कि जो राज्य सरकार उसको देता है उस कार्य को करना। अब उसके बाद में आता है आरक्षण, यहाँ पे आरक्षण ई में है, पहले आरक्षण डी में था, यहाँ पे 129 डी या ई में है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में एसटी और एससी के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, ठीक है, जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी दशा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो एसटी का जो आरक्षण है ना, जितना आधे से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बोला है, यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कि आधे से अधिक होगा, यहाँ पे ये बोला है, बातों को ध्यान रखिएगा कि आधे से कम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा के कन्फ्यूज़न करेगा, लेकिन आपको इस चीज़ में ध्यान देना है, ठीक है, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सरपंच का पद, देखो अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे, है ना, सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में। अनुसूचित क्षेत्रों में जनपद पंचायत के अध्यक्ष का, ये देखो सरपंच गांव का हेड होता है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये तीनों के तीनों हेड ही हैं, है ना, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। फिर उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे, तो तीनों के हेड का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। किंतु अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है, तो पंचों और सरपंचों का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं होगा, है ना, जहाँ पे ग्राम पंचायत में जहाँ पे जनसंख्या नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे आरक्षित नहीं होगा। राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिसका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती पंचायत में जिला स्तर पर पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचन किया जाने वाले कुल सदस्यों का 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ना अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी, मतलब अपॉइंट कर सकेगी, है ना, अगर नहीं है तो ज़्यादा, तो है ना, जिसका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर, है ना, मध्यवर्ती स्तर पर जनपद में और जिला पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अनुसूचित जनजाति का, है ना, प्रतिनिधित्व नहीं है, लोगों की संख्या वहाँ पे कम है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, नाम निर्दिष्ट कर सकेगी, किसी को अपॉइंट कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचन किए जाने वाले कुल सदस्यों का, मतलब सपोज वहाँ पे 100 सदस्य इलेक्ट होके आए, वैसे, है ना, 100 ही मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसानी होता है ना, तो 100 लोग अगर उसमें चुन के आए तो वहाँ पे 10 से अधिक नाम निर्दिष्ट लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना, अनुसूचित क्षेत्र में, जैसा जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे नाम निर्दिष्ट करेगा राज्य सरकार। अब वहाँ पे 100 लोग हैं तो उसमें 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना, 10 हो सकते हैं लेकिन 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए नाम निर्देशन की संख्या। नाम निर्देशों की संख्या पता चला ज़्यादा हो गई, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे ना कहाँ पे ये रिजर्वेशन है, ये दिया गया है, कहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, तो 8 क्षेत्रों में है यहाँ पे, कोरिया, सरगुजा, देखो कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर,
ठीक है। उसके बाद में जशपुर, कोरबा, नारायणपुर नीचे तरफ है, दंतेवाड़ा, ठीक है, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और सूरजपुर, कांकेर, बस्तर, ठीक है। तो देखो अब ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, पूरा का पूरा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ऊपर का एरिया में यहाँ पे आप मिला देंगे कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही को, है ना। सरगुजा संभाग में जो भी जितने भी जिले आते हैं, है ना, मनीनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, उसमें ऐड करेंगे आप गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा को, ये भी अनुसूचित जनजाति एरिया क्षेत्र में आता है। उसके बाद नीचे तरफ आप आएंगे पूरा बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। लेकिन ऊपर में थोड़ा सा और चले जाना, क्योंकि मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी बन चुका है और ये अनुसूचित जनजाति एरिया है, ठीक है। तो मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी को भी ले लेंगे। ऊपर तरफ किसको शामिल कर रहे हैं? कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही को। और यहाँ पे नीचे तरफ किसको शामिल कर रहे हैं? मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी को। इस तरीके से ये पूरा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हो जाता है। और बीच वाला एरिया क्या आ जाता है? एससी आ जाता है और जनरल का आ जाता है ना। तो अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति महिला देखते हैं। तो महिला के लिए कौन सा एरिया आरक्षित है? सूरजपुर है, ठीक है, सूरजपुर, ऊपर वाला सूरजपुर। उसके बाद में कांकेर, नीचे तरफ बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये राजनांदगांव का गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। उसके बाद में ये इतना है, ठीक है। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति मुक्त जो है ना, मतलब जाति, जनजाति नहीं जाति के लिए ना दो है। दो कौन कौन सा है? बिलासपुर और गरियाबंद। ये गरियाबंद है ना, ये महिला के लिए आरक्षित है। और साथ ही साथ में कौन सा है? बिलासपुर है। तो बिलासपुर किधर है? ये देखो छोटा सा भारत का नक्शा, बिलासपुर, ये भी महिला के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति। उसके बाद में अनुसूचित जाति, ये ना मुक्त था, मैं अपनी बातों को वापस लेती हूँ। अनुसूचित जाति मुक्त था, कौन था? बिलासपुर और गरियाबंद अनुसूचित जाति मुक्त। लेकिन महिलाओं के लिए कौन सा है? जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा महिला के लिए है। फिर दुर्ग भी है, ठीक है, ये दो है अनुसूचित जाति महिला के लिए। उसके बाद में बाकी सब अनारक्षित है, बाकी जितना बचा सब अनारक्षित है, ठीक है। महिला के लिए अनारक्षित कौन कौन सा है? तो रायगढ़ में है, सक्ती में है, राजनांदगांव में है, बेमेतरा में है, बालोद में है, खैरागढ़, छुई खदान, कंडई में है, बलौदा बाजार, भाटापारा में है, ये महिला के लिए है, ठीक है। और अनुसूचित जाति महिला के लिए कौन कौन सा है? जांजगीर चांपा और दुर्ग है। और अनुसूचित जाति मुक्त कौन सा है? बिलासपुर और गरियाबंद है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। हमको ज़्यादातर ध्यान किस चीज़ में रखनी है? अनुसूचित जनजाति मुक्त मतलब अनुसूचित जनजाति का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऊपर का वाला पूरा एरिया और नीचे का मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, मतलब बस्तर संभाग प्लस मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सरगुजा संभाग प्लस गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, ये सब अनुसूचित जनजाति के लिए है। और जाति के लिए तो बहुत ही कम है, जैसे कि दुर्ग में महिला के लिए हो गया, बिलासपुर हो गया, उसके बाद में फिर कौन सा हो गया? जांजगीर चांपा हो गया, है ना, और उसके बाद में गरियाबंद हो गया। तो ये सब है, ठीक है। उसके बाद में धारा 129 चा में आते हैं। चा मतलब F, जनपद पंचायत की एवं जिला पंचायत की शक्तियाँ यहाँ पे ये है, जनपद और जिला पंचायत की शक्तियाँ। तो लघु जलाशयों की योजना बनाना, मतलब इनका कार्य क्या है? लघु जलाशय है ना, उसकी योजना बनाना, उन पर स्वामित्व तथा उनका प्रबंधन करना, समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखना, है ना। और स्थानीय योजनाओं पर जिनमें जनजाति उपयोजना पर नियंत्रण रखना, ये पूरा नियंत्रण रखने के काम करेंगे। और लघु योजना जलाशय की योजना बनाएंगे, है ना। और राज्य सरकार अगर इनको कोई कार्य देता है तो उसको क्रियान्वित करेंगे, ये सब चीज़ है इसमें। विशेष, राज्य विधानसभा इन क्षेत्रों पर कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती जो उनकी सामाजिक एवं धार्मिक आस्था, रूढ़िवादिता एवं परंपरा, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों आदि में बाधा उत्पन्न करता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के अलग से प्रावधान क्यों किया गया? इसीलिए तो किया गया कि उनकी जो धार्मिक आस्था है, उनका जो कर इतने सालों से जैसा वो फॉलो करते आ रहे हैं उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न करे, इसीलिए तो ये बनाया गया है।
इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को विवाद निपटाने में अपना परंपरागत तरीकों से के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा से संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच करता है? नहीं करता। ग्राम पंचायत का उप सरपंच करता है? नहीं करता। ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति करता है? तो हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ये करता है? हाँ, करता है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है तो ये भी कर सकता है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है ना, वो भी कर सकता है। ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, नहीं, ये नहीं कर सकता। तो सी डी ई सही हो जाएगा हमारा आंसर, सी डी ई, ऑप्शन डी। ओके। सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति या उस समय निर्वाचित जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है वो अध्यक्षता करेगा, है ना, ग्राम सभा की। या फिर ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ठीक है, उस समय उपस्थित हो तो वो अध्यक्षता करेगा। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य, पंच नहीं है, ग्राम पंचायत बोला है, का सदस्य नहीं है। नोट, किसी भी परिस्थिति में पंचायत पदाधिकारी नहीं करेगा, है ना, और सरपंच, उप सरपंच, पंच द्वारा अध्यक्षता नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में तो अनुसूचित क्षेत्रों में कौन करता है? ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, थर्ड सही है। ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग से हो, ठीक है, तो ये सही है, सही है। उसके बाद में ऐसा व्यक्ति सो अनुसूचित जाति संवर्ग से हो, तो ये गलत है। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, तो ये कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य हो, ग्राम पंचायत का सदस्य हो, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य पंच, सरपंच और उप सरपंच होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ एंड 6 सही है। नेक्स्ट है, एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच नहीं, सरपंच भी नहीं करता। ग्राम सभा का वरिष्ठतम सदस्य नहीं, ग्राम सभा द्वारा तस्मै निर्वाचित व्यक्ति करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र में तो ग्राम सभा द्वारा तस्मै निर्वाचित व्यक्ति, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना, तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? तो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी क्या? प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं होंगी? तो हाँ, एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती है अनुसूचित क्षेत्रों में। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होगी, तो ये एकदम सही है। गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होगी, 1/4 से नहीं होता है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, ये गलत है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा, तीसरा और छठवां सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3, जिसमें से 1/3 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, महिला सदस्य, है ना। और ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, बल्कि ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जैसा मैंने बताया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो लघु जलाशयों की योजना बनाना सही है, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना सही है, जनजाति उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना ये सही है, राज्य सरकार द्वारा जो कार्य दिया जाता है उसको करना तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सही सभी सही हो जाएगा। लघु जलाशयों की योजना बनाता है जिला पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों में समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में आरक्षण के विषय में सही क्या है। तो आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से अधिक होता है। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, ये सही है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता है। तो मैंने ये बताया था कि कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का किसी ने नहीं बोला, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो सरपंच और जनपद पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का अध्यक्ष के लिए जो पोस्ट है वो जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, तो ये सही है। जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष के आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये नहीं। जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, तो ये 6वां हमारा सही हो जाएगा और हमारा ऑप्शन होगा पहला, तीसरा, चौथा, 6वां सही, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। तो मैंने बताया था, याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है। तो शक्ति और कृत्य के बारे में किस धारा में बोली गई है। तो धारा 129 ग में बोला गया है। ठीक है, का ख ग मतलब सी। ठीक है, शक्तियाँ और कृत्यों के बारे में सी में बोला गया है 129 ग में। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गढ़ पूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है। तो 1/3 होता है। हाँ, चाहिए, वो सब जगह चाहिए रहता है, अनुसूचित क्षेत्र में भी चाहिए रहता है और नॉर्मल में भी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, हर 3 महीने में एक। ठीक है, नॉर्मल में भी 3 महीने में एक, और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी कम से कम एक होनी चाहिए 3 महीने में, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है। तो 14A किससे संबंधित है बताइए। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपवन से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, अनुसूचित जनजाति का सदस्य करता है ना। सरपंच उप सरपंच नहीं करता, जिला कलेक्टर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर लास्ट है पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 एवं 14A के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो धारा 129 क्या बोलता है, पंचायतों की समपरीक्षा बोलता है धारा 129। और धारा 129A क्या बोलता है, ए क्या बोलता है बताइए, परिभाषाएं बोलता है। और धारा बी क्या बोलता है, गठन। ठीक है, क्या बोलता है, ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन। और सी क्या बोलता है, शक्ति एवं कृत्य बोलता है ना। तो देखो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद करते हुए चलना है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है कि मतलब हम लोग को याद नहीं हो रहा है तो फिर से वीडियो देखिए,
है ना। मैं पूरा पंचायती राज में कंप्लीट करने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी वीडियो के लिए तो काफ़ी फ़ायदा करेगा ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।